हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन। क्लास 11th चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का हम पढ़ रहे थे और मैंने यहाँ तक क्लियर करवा दिया था आपको। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आप प्लीज़ उन्हें देखिए। बिकॉज ऑफ अगर वो आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले 3 वीडियो पहले देखिए, फिर आके आप इस पे आइए, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या समझा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये 23 और 24 आर्टिकल के में आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसे जुर्म घोषित कर दिया गया। किसे जुर्म घोषित कर दिया गया? बंधुआ मजदूर या बेगार मजदूरी को जुर्म घोषित कर दिया गया तथा यह कानूनी द्वारा दंडनीय है। अगर इसे कहीं पर भी देखा जाएगा तो इसे जरूर दंड दिया जाएगा, ठीक है। संविधान द्वारा 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी भी भयंकर कार्य में नौकरी नहीं दी जा सकती, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मतलब भयंकर कार्य में नौकरी नहीं दी जा सकती, ठीक है। समझ आ गया। इस तरह बाल श्रम को अवैध बनाकर, मतलब गलत काम बनाकर, तथा शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण तथा अर्थपूर्ण बनाया गया, ठीक है। मतलब बाल श्रम को अवैध बना दिया, ठीक है। और क्या नाम है, शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को अधिकतर महत्वपूर्ण तथा अर्थपूर्ण बनाया गया। समझ आएगी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक 25 से 28 आर्टिकल में आता है, ठीक है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जब धार्मिक स्वतंत्रता रहेंगे तो फिर इसे लोकतंत्र ही तो कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है। कैसे लगा सकती है? देखो, जब लॉकडाउन हुआ था, लोक व्यवस्था जब लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में, तो फिर मतलब मस्जिदों में लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, मंदिरों में लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता पर तब बैन, मतलब अंकुश लगा हुआ था। और नैतिकता पर और तथा स्वास्थ्य के आधार पर देखो, अगर कहीं पर हॉस्पिटल है, ठीक है, कहीं पर जैसे कि हॉस्पिटल है, ठीक है। अब हॉस्पिटल के बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ पे इतना तेज तेज डीजे बज रहा है, तो फिर ये गलत है ना, तो उस पर अंकुश लगा दिया जाएगा। स्पीकर बज रहा है, माता की घंटियाँ बज रही है मंदिर में, तो ये सब अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है। ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, ठीक है। इसे हम रोक भी सकते हैं। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में दखल कर सकती है। उदाहरण, सरकार ने सती प्रथा, एक से ज़्यादा विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सरकार ने कौन कौन सी पे लगाया? एक तो सती प्रथा, एक से ज़्यादा विवाह जो कि मुसलमान करते थे, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। संविधान भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, वह केवल हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। देखो, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मैं किसी को ये नहीं बोलती कि तुम करो ही करो, मतलब ये कंपलसरी है कि तुम्हें करना ही करना है धर्म परिवर्तन, तुम्हें हिंदू बनना है, ठीक है। बस मैं ये सूचनाएं दे सकती हूँ कि हमारे धर्म में क्या नाम है, दिवाली अच्छे से मनाई जाती है, होली अच्छे से मनाई जाती है, ये इस पे मनाया जाता है, और हमारे धर्म में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, मतलब ये बस मैं उन्हें सूचनाएं प्रदान कर सकती हूँ। बाकी ये नहीं कह सकती कि तुम्हें मतलब करना ही करना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो, ताकि हम दूसरों को भी अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके, इसलिए हम उनको सूचनाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है हमारा सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, जो कि 29 से 30 तक के आर्टिकल में आता है, ठीक है। अब देखो, हमारा संविधान भरोसा करता है कि विविधता हमारे समाज की शक्ति है, ये हमें पता है, ठीक है। इस प्रकार अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बनाए रखना भी एक मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। उनको भी अपनी संस्कृति बनाए रखने का भी मौलिक अधिकार है, ठीक है। किसी भी समुदाय को सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा तथा संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अल्पसंख्यक वह वर्ग होता है जिसकी अपनी भाषा और धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में आबादी के आधार पर वह किसी दूसरे समूह से छोटा हो। हम अल्पसंख्यक उसी को कहेंगे जो एक वर्ग से छोटा हो, उसी को अल्पसंख्यक कहेंगे, ठीक है। ठीक है। अब देखो, भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थाओं खोल सकते हैं। मतलब देखो, वो अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, जो कि मतलब वो अपने उसको अल्पसंख्यकता को बनाए रखे। देखो, तो क्या कर सकते हैं वो? एक तो भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं। ऐसे करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित तथा विकसित कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के मसले में सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी, ठीक है। सरकार ये नहीं देखेगी कि ये मतलब क्या नाम है, अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, ये नहीं देखेगी। वो जितना बहुसंख्यकों को मतलब संस्थान में वो हेल्प करेगी, मदद करेगी, उतना ही अल्पसंख्यक को भी मदद करेगी, ठीक है।
उस संस्थान की व्यवस्था किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट 32 आर्टिकल, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, देखो, अगर ये आर्टिकल ना हो तो फिर इन ऊपर वाले सबका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये आर्टिकल है, मतलब ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, चलो बताते हैं। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह स्रोत है जिसके जरिए अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम तुरंत बिना कुछ सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 226 के आर्टिकल के जरिए, बट हम इसमें ना हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में आ जाता है कभी कभी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो किसको दी है, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है। ठीक है, कोर्ट हर प्रकार के रिट खास आदेश पर जारी करते हैं। ठीक है, जिन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं। अब देखो, हमारे संविधान में 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, इसके कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के मतलब समक्ष पे, देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, उसे कोई भी मतलब कानून या फिर पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। ठीक है, तो और वो व्यक्ति बहुत दिन से मिल नहीं रहा होता है, ना ही हिरासत में मिल रहा होता है, ना ही जेल में। ठीक है, तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो अगर वो कोर्ट जाएंगे तो फिर वो कोर्ट उन्हें अपने पास पेश करने का मतलब आदेश जारी कर सकती है। अगर गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो कोर्ट अरेस्टेड पर्सन को लीव करने का ऑर्डर दे सकती है। मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। आई बात समझ में, इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, अब देखिए परमादेश। परमादेश क्या है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, नॉर्मल पदाधिकारी नहीं, ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी, अपने कानूनी तथा संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तथा इससे किसी मनुष्य का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पुलिस है, मतलब कोई वो जा रहा है और बोल रहा है उनसे कि क्या नाम है, ये हमारी एफआईआर लिख दो, तो वो लिख नहीं रहा है, तो फिर ये मतलब गलत काम करे तो वो उनके ऊपर ना परमादेश जारी कर देते हैं। ठीक है, और निषेध आदेश में क्या होता है, निषेध आदेश में ये होता है ना, देखो, जब कोई निचली अदालत है ना अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी दूसरे मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकती है और निषेध आदेश जारी करती है। मतलब देखो, जैसे कि मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, अपना घर के काम ना करके मैं दूसरे के घर का काम कर रही हूँ, तो ये मतलब मेरे घर वालों को बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मतलब उसको छोड़ के दूसरे मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसे करने से रोकती है और निषेध आदेश जारी करती है कि तुम अपना ही काम करो सिर्फ। ठीक है, अब अधिकार परीक्षा क्या है, जब कोर्ट को लगता है कि कोई आदमी ऐसे पद पर आसीन हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब कोर्ट ये आदेश द्वारा उस पद पर काम करने से रोक देता है। देखो, अधिकार परीक्षा में ये है, जब कोर्ट को ये लगता है कि जैसे कि आईएएस की उम्र ना जनरल लोगों के लिए 32 वर्ष है या फिर उससे आधी मतलब अधिक है, तो अगर कोई 33 वर्ष का हो गया, ठीक है, तो फिर उसके पड़ोस को पता चल गया, तो फिर वो उसका पड़ोस वाला जाके उस पे मतलब ये कर दे कि नहीं भाई ये तो इसके लायक ही नहीं है। तो कोर्ट को लगता है कि जब कोई आदमी ऐसे पद पर आसीन हो गया, ठीक है, तो फिर वो उसके ऊपर क्या कौन सा वो जारी कर देगा, अधिकार परीक्षा जारी कर देगा, तो या और उसके पद से उसे हटा देगा। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा रेट है। उत्प्रेक्षा रेट में क्या है, मतलब उत्प्रेक्षा रेट और क्या नाम है ये और निषेध आदेश मतलब सेम है, बस इसमें क्या है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का या सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकती है और तथा साथ साथ उसे ऊपरी अदालत दूसरी अदालतों को भी ट्रांसफर कर देती है। मतलब देखो, इस वाले में क्या था कि सिर्फ रोकती थी और इस वाले में क्या है, रोकने के साथ साथ उसे दूसरे अदालतों में ट्रांसफर कर देती है उस केस को। समझ आ गई बात, यही है 5 रिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।